नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11th भूगोल चैप्टर 6 भू आकृति प्रक्रियाएं पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? क निरपेक्ष, ख ज्वालामुखीयता, ग पटल विरूपण, घ अपरदन। उत्तर घ अपरदन। नंबर 2, जलयोजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किससे प्रभावित करती है? क ग्रेनाइट, ख काटर्ज, ग चिका क्ले मिट्टी, घ लवण। उत्तर घ लवण। नंबर 3, मलबा अवधान को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? क भूस्खलन, ख तीव्र प्रवाही वहत संचलन, ग मंद प्रवाही वहत संचलन, घ अवतलन धस्कन। उत्तर ख तीव्र प्रवाही वहत संचलन। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। नंबर 1, अक्षय पृथ्वी पर जैव विविधता के लिए उत्तरदायी है, कैसे? उत्तर अक्षय प्रक्रिया चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने एवं मृदा निर्माण के कार्य में ही सहायक नहीं होती है, बल्कि वह अपरदन एवं बहुत संचलन के लिए भी उत्तरदायी है। जैव मात्रा एवं जैव विविधता प्रमुख वन की उपज है और वन अपक्षयी प्रवाल की गहराई अर्थात न केवल आवरण पृष्ठ एवं मिट्टी अपितु अपरदन बहुत संचलन पर निर्भर करता है। यदि चट्टानों का अपक्षय न हो तो अपरदन का कोई महत्व नहीं होता। चट्टानों का अपक्षय एवं निरपेक्षण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान है। यह कुछ खनिजों जैसे लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तांबे के अयस्कों के समृद्धिकरण एवं संकेतन में सहायक होता है। नंबर 2, वह संचलन जो वास्तविक, तीव्र एवं गोचर अवगम्य है वह क्या है? सूचीबद्ध कीजिए। उत्तर वह संचलन के अंतर्गत वह सभी संचलन आते हैं जिनमें चट्टानों के मलबे गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल अनुरूप स्थानांतरित होते हैं। भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगमन संचलन है। भूस्खलन मुख्यतः पर्वतीय भागों में अधिक होता है। पर्वतीय भागों में शिखरों की ढाल काफ़ी तीव्र होती है। तीव्र ढाल के कारण शिखरों से पत्थर, मलबा, मिट्टी आदि घाटी की ओर गिरने लगते हैं। असंबद्ध कमजोर पदार्थ छिछले संस्तर वाली चट्टानें, भ्रंश तीव्रता से झुके हुए संस्तर, खड़े भृगु या तीव्र ढाल, पर्याप्त वर्षा, मूसलाधार वर्षा, भूकंप तथा वनस्पति का अभाव, झीलों, नदियों एवं जलाशयों से भारी मात्रा में जल निष्कासन, विस्फोट आदि वहत संचलन को अनुकूलित करते हैं। नंबर 3, विभिन्न गतिशील एवं शक्तिशाली वहिसर्जन भू आकृति कारक क्या है तथा वे क्या प्रधान कार्य संपन्न करते हैं? उत्तर वहिजनिक प्रक्रिया सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनिक शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से अपनी ऊर्जा प्राप्त करती है। सभी वहिजनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अनाच्छादन के अंतर्गत रखा जा सकता है। अनाच्छादन से तात्पर्य आवरण को हटाने से है। अपक्षय, वहत, क्षरण, संचलन, अपरदन, परिवहन आदि अनाच्छादन प्रक्रिया से सम्मिलित होते हैं। तापमान एवं वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो कि विभिन्न भू आकृति प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। नंबर 4, क्या मृदा निर्माण में अपक्षय एक आवश्यक अनिवार्यता है? उत्तर मृदा निर्माण में अपक्षय एक आवश्यक अनिवार्यता है, क्योंकि अपक्षय प्रक्रिया सेलों को न केवल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा आवरण प्रसार एवं मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं, अपितु
अपरदन एवं वहन संचलन के लिए भी उत्तरदायी है। अक्षय जलवायु, चट्टान, निर्माणकारी पदार्थों की विशेषताओं एवं जीवों सहित कई अन्य कारकों के समुच्चय पर निर्भर करता है। मृदा निर्माण में मूल सेल एक निश्चित नियंत्रण कारक है। मूल सेल को अक्षय छोटे कण के रूप में परिवर्तित कर देता है और वही धीरे धीरे मृदा का रूप ले लेता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। नंबर 1, हमारी पृथ्वी भू आकृतिक प्रक्रियाओं के दो विरोधात्मक वर्गों के खेल का मैदान है। विवेचना कीजिए। उत्तर, धरातल पर दिखाई देने वाले विविध स्थल रूपों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक एवं बाह्य बलों के पारंपरिक प्रभाव के कारण होता है। इन बलों द्वारा मुलायम सेलें आसानी से काटी छाटी जा सकती हैं, जबकि अपेक्षाकृत कठोर सेलों पर इनका प्रभाव कम पड़ता है। अतः किसी क्षेत्र के स्थल रूपों के निर्माण में सेलों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पृथ्वी के आंतरिक बल धरातल को निरंतर ऊपर उठाने में लगे रहते हैं, जबकि बाह्य बल उठे हुए भागों को काट छाट कर समतल बनाने में निरंतर कार्यशील रहते हैं। इस प्रकार बाह्य बलों अर्थात तल संतुलन के कारकों के लगातार क्रियाशील रहने के कारण विविध प्रकार के स्थल रूप बनते रहते हैं। धरातल पर पाए जाने वाले प्रमुख स्थल रूप पर्वत, पठार और मैदान हैं। इन स्थल रूपों में बाह्य बल द्वारा अपरदन, निरपेक्षण, परिवहन जैसी क्रियाएं शुरू हो जाती हैं, जिनसे कई नए स्थलाकृतियां का निर्माण होता है। सामान्य अंतर्जनित शक्तियां मूल रूप से आकृति निर्मात्री शक्तियां होती हैं। धरातल का निर्माण एवं विघटन क्रमशः अंतर्जनित एवं वहीजनित शक्तियों का परिणाम है। नंबर 2, वहीजनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं अपनी अंतिम ऊर्जा सूर्य की गर्मी से प्राप्त करती हैं। व्याख्या कीजिए। उत्तर, वहीजनिक भू आकृतिक प्रक्रिया अपनी अंतिम ऊर्जा सूर्य की गर्मी से प्राप्त करती हैं। गर्मी के कारण सेलें फैलती हैं और सर्दी के कारण सिकुड़ती हैं। गर्म मरुस्थलीय प्रदेशों में दिन में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है। इसके विपरीत रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं। दैनिक ताप परिसर के अधिक होने के कारण सेलें क्रमिक रूप में फैलती और सिकुड़ती रहती हैं। इससे उनकी दरारें और जोड़ चौड़े हो जाते हैं। अंततः सेलें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। सेलें सामान्यतः ताप की कुचालक होती हैं। अधिक गर्मी के कारण सेलों की बाहरी परतें जल्दी से फैल जाती हैं, लेकिन भीतरी परतें गर्मी से लगभग अप्रभावित रहती हैं। क्रमिक रूप से फैलने और सिकुड़ने से सेलों की बाहरी परतें सेल के मुख्य भाग से अलग हो जाती हैं। इस प्रक्रिया में सेलों की परतें प्याज के छिलकों की तरह ही उतरती चली जाती हैं। उच्च ताप और अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में रासायनिक अपक्षय अधिक तीव्रता से होता है। वनस्पति के प्रकार एवं वितरण जो प्रमुखतः वर्षा एवं तापमान पर निर्भर करते हैं, वही जनित भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। इस समूह वही जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं की शक्ति का स्रोत सौर ऊर्जा है। अतः हम कह सकते हैं कि वही जनिक प्रक्रियाएं अपनी अंतिम ऊर्जा सूर्य की गर्मी से प्राप्त करती है। नंबर 3, क्या भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं? यदि नहीं तो क्यों? उदाहरण व्याख्या कीजिए। उत्तर, भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे से संबंधित भी हैं। भौतिक बल द्वारा चट्टानों का विघटन होता है, जबकि रासायनिक क्रिया द्वारा चट्टानों का अपघटन होता है। भौतिक अपक्षय प्रक्रिया में कुछ अनुप्रयुक्त शक्तियां जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, तापक्रम में परिवर्तन, क्रिस्टल रबों में वृद्धि आदि सम्मिलित है। रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाओं का एक वर्ग जैसे विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण
सेलों के अपघटन, विलयन अथवा न्यूनीकरण का कार्य करते हैं, जो रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ऑक्सीजन, धरा तलीय या मृदा जल एवं अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। इस तरह से दोनों से अंतर देखने को मिलता है, लेकिन कई क्षेत्रों में भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय की यह प्रक्रिया अंतर संबंधित है। यह साथ साथ चलती रहती हैं तथा अपक्षय प्रक्रिया को त्वरित बना देती हैं। यह भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया चट्टानों को टुकड़ों या कणों में परिवर्तित करती हैं, दोनों चट्टानों में विघटन करती है, दोनों मूल पदार्थों में अपघर्षण करती हैं। नंबर 4, आप किस प्रकार मृदा निर्माण प्रक्रियाओं तथा मृदा निर्माण कारकों के बीच अंतर ज्ञात करते हैं? जलवायु एवं जैविक क्रियाओं की मुद्रा निर्माण में दो महत्वपूर्ण कारकों के रूप में क्या भूमिका है? उत्तर, मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया। मुद्रा निर्माण में अपक्षय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भौतिक अपक्षय धरातलीय सेलों को विघटित करके उन्हें बारीक चूर्ण में बदल देता है। जल इन छोटे छोटे सेल कणों को परतों के रूप में बिछा देता है। जैविक अपक्षय से ह्यूमस बनाता है। यह जैव पदार्थ पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की क्रियाकलापों से बनता है, जो मृदा के निर्माण में सहायता करता है। अपक्षय की प्रक्रिया में भिन्न भिन्न रंगों और गुणवत्ता वाली मृदाओं का निर्माण होता है। मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण को नियंत्रित करने वाले कारकों में मूल सेल, उच्च समय, जलवायु तथा जैविक तत्व शामिल हैं। मूल सेल, उच्च समय को निष्क्रिय कारक और जलवायु तथा जैविक तत्व को क्रियाशील कारक कहते हैं। आधारी सेल तथा जलवायु मृदा निर्माण के दो महत्वपूर्ण कारक हैं, क्योंकि यह अन्य कारकों को प्रभावित करते हैं। मृदा निर्माण के कारक। नंबर 1, मूल सेल। मृदा विभिन्न खनिजों से युक्त सेल या मूल सेल पदार्थ से निर्मित होती है। नंबर 2, उच्चावच। किसी क्षेत्र की स्थलीकृत मूल सेलें पदार्थों के अपरदन की मात्रा तथा वहां बहने वाले जल की गति को प्रभावित करती है। इस प्रकार मृदा निर्माण में सहायक प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उच्चावच से प्रभावित होती हैं। नंबर 3, समय। मृदा का निर्माण बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए पूर्ण रूप से विकसित मृदा के निर्माण में अधिक समय लगता है। नंबर 4, जलवायु। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में जलवायु सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है। नंबर 5, वनस्पति तथा जीव। पेड़ पौधे तथा जीव जंतु मूल सेल पदार्थों को विकसित मृदा में बदलने में एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। परियोजना कार्य। प्रश्न नंबर 1, अपने चतुर्दिक विद्यमान भू आकृति, उपचावच एवं पदार्थों के आधार पर जलवायु संभव अपक्षय प्रक्रियाओं एवं मृदा के तत्वों और विशेषताओं को परखिए एवं अंकित कीजिए। उत्तर छात्र स्वयं करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।